नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग सेशन टू समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेशन टू में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने उस दिन क्या क्या किया था। मतलब फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या क्या किया था उस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि किस तरीके से टाइम एक रूट कोज है जिसकी वजह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो रहा है। यस दिवाली मैडम, कुछ कह रहे हैं मैम आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। बोलना था सर, लेकिन ओके वो नमस्ते करना था, वो हैंड रेस्ट चला गया। ओके ओके, ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोगों का प्लान यही था कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने समझा था कि टाइम एक रूट कोज है जिसकी वजह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। मतलब कहाँ पृथ्वी एक आग का गोला थी और कहाँ गोला होते होते एक खूबसूरत जगह बन गई। तो एक समय, एक काल, एक कारण है जिसकी वजह से चीजें ओवर द टाइम परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा था कि असेंडेंट असेंडेंट वो है जहां पर ईस्टर्न होराइजन में क्या कहते हैं, तारा जिस जन्म के समय पे जो तारा उदय होता है वो असेंडेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने समझा था नॉर्थ इंडियन चार्ट्स के बारे में। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट्स जिसमें कि हाउसेस फिक्स होते हैं और हाउसेस फिक्स होने के बाद में राशियां जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग राशियों में भी, और आपके हाउस की प्रॉपर्टीज में भी, लाइक हाउस नंबर वन, हाउस नंबर टू, उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। तो वो भी एक चीज फिक्स थी। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी हाउसेस के एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप, कि हाउस नंबर वन का एट्रीब्यूट क्या है, हाउस नंबर टू का एट्रीब्यूट क्या है, वो हम लोगों ने समझा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो जोडिक साइंस है, जो राशियां हैं, उसकी सीरीज के बारे में बात करी थी 1 to 12 के बारे में, लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनाई, फिर कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, फिर उसके बाद में आपका कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसिस। तो इस तरीके से 12 की 12 राशियों के बारे में बात करी है हम लोगों ने, और साथ में उन 12 राशियों के लॉर्ड्स के बारे में बात करी थी कि लॉर्ड्स किस तरीके से हैं। उसमें से राशि नंबर 4 यानी कैंसर का लॉर्ड मून था, और राशि नंबर 5 यानी लियो के लॉर्ड जो थे वो सन थे। बाकी के पास, एक एक प्लेनेट के पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। ये हम लोगों ने उस दिन बात करी थी। अब वही बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग छोटा सा एक बार रिवीजन करते हुए समझ लेते हैं कि हाउसेस की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या क्या थी। तो जो हाउसेस की प्रॉपर्टी थी उसमें से था हाउस नंबर वन, जिसमें हम लोगों ने सेल्फ के बारे में बात थी पूरी, कि सेल्फ क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट सेल्फ के, कॉम्प्लेक्शंस, और जो भी फिजिकल लुक अपीयरेंस है वो सेल्फ फर्स्ट हाउस से आइडिया होता है हमको। फिर इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड हाउस के बारे में समझा था कि सेकंड हाउस जो है वो जो है हमारी फैमिली का है, हमारी वाणी का है, इसके अलावा टीथ का है, और एक्यूमुलेट मनी का है, और फूड का है, वो सेकंड हाउस था। थर्ड हाउस में हम लोगों ने बात करी थी कि थर्ड हाउस जो है वो हमारे छोटे भाई बहनों का है, नेबर्स का है, हमारी हॉबीज का है, स्किल्स का है, और साथ में स्ट्राइप्स का भी है। अगर कुछ हमको स्ट्राइप्स वगैरह मिलती है तो उसका भी हाउस थर्ड नंबर का हाउस है। फोर्थ नंबर का हाउस जो था, हाउस नंबर 4, वो पीस ऑफ माइंड जहाँ पे मिलती है वो जगह था, सुख स्थान था, माता का हाउस था, मातृभाव था। साथ ही साथ वो हाउस था हमारी प्रॉपर्टीज का, हमारे कन्वेंस का। कन्वेंस मतलब हमारे फोर व्हीलर्स जो भी व्हीकल्स है उसका, लैंड का, रियल एस्टेट्स का, वो सारा भाव फोर्थ था। और इसके अलावा हम लोगों ने बॉडीली पार्ट के बारे में बात करा था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस हेड था, सेकंड हाउस जो था वो नेक एंड थ्रोट था, थर्ड हाउस में शोल्डर और हैंड आ गए थे, फोर्थ हाउस में चेस्ट, लंग्स, ये सब आ गया था। फिर फिफ्थ हाउस में जब हम आए तो फिफ्थ हाउस में हम लोगों ने बात करी थी प्रोजनी की, किड्स की, लव अफेयर्स की, और पूर्व पुण्यों की, मंत्र की, इस तरीके से, और स्पेकुलेशंस, ये सब फिफ्थ नंबर का हाउस था। फिफ्थ नंबर के हाउस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिफ्थ नंबर का हाउस बेसिकली बॉडी पार्ट में स्टमक बता रहा था। फिर आए हम लोग सिक्स नंबर के हाउस पे। सिक्स नंबर का जो हाउस था वो पर्टिकुलरली बता रहा था हमारे षड रिपु को, रोग, ऋण, और हमारे डेब्ट्स जो भी हैं, और हमारी कंपटीशन, डेली रूटीन। षड रिपु में जो थे मद, मोह, लोभ, क्रोध, ये षड रिपु, ये सारे हाउसेस, ये सब चीजों के बारे में हमको सिक्स नंबर का हाउस बता रहा था। फिर सिक्स नंबर के हाउस के बाद जब हम लोग सेवेंथ नंबर के हाउस में आगे बढ़े तो सेवेंथ नंबर का हाउस जो था वो बेसिकली पार्टनर के बारे में था। पार्टनर के अलावा वो वाला हाउस था स्पाउस का, और फिजिकल रिलेशनशिप का भी वो हाउस था। इस तरीके से सेवेंथ हाउस बेसिकली ओवरऑल पार्टनर, पार्टनरशिप के बारे में था। और जब हम लोगों ने उसको कनेक्ट करने का शुरू किया था माता के भाव से, तो माता के केस में वो माता का फोर्थ नंबर था, यानी माता की प्रॉपर्टी और माता के लिए पीस, पीस ऑफ माइंड, इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते थे।
या फिर हम लोगों ने सेकंड चाइल्ड के केस में भी कनेक्ट करा था, क्योंकि 5th नंबर का हाउस जो है वो किड्स का है, किड्स के छोटे भाई बहनों का हाउस, वो हो गया 1 2 3 3rd नंबर वहां से, और अल्टीमेटली वो सेकंड हाउस, सेकंड चाइल्ड का भी हाउस हो गया। इसके बाद अगर हम फिजिकल बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो लोअर बैक के बारे में और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में 7th हाउस हमको बता रहा था। फिर हम लोगों ने 8th हाउस के बारे में बात करी थी, जो कि एज, लॉन्जिटिविटी, पेन, इन सब के बारे में बता रहा था मेनली। और सबसे बड़ा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, जहां पर लाइफ में अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलता है, वो पर्टिकुलर हाउस है 8th हाउस। और उसी हाउस को डेथ का भी बोला गया है, ये एज का भी बोला गया है, क्योंकि वहां से भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसके अलावा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में भी बात हुई थी वहां पर, और क्रोनिक डिजीज भी जो है वो 8th हाउस देता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 7th हाउस के बारे में बात करी माता के केस में, तो माता के केस में हमारा 8th हाउस माता का पेट हो जाएगा, यानी माता का स्टमक हो जाएगा, क्योंकि वो माता के हाउस से 5th नंबर का हाउस हो गया। सिमिलरली हमारे स्पाउस के हाउस से वो 2nd नंबर का हो गया, तो स्पाउस की फैमिली हो गया, यानी इन लॉस का हो गया। ये भी हम लोगों ने बात करी थी। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ डेथ का भी ये हाउस है, डीप सीक्रेट्स का भी यही हाउस है, तो वो हम लोगों ने 8th हाउस में बात करी थी। फिर 9th हाउस जो था, 9th हाउस में धर्म के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, और लिटिगेशन या लीगलिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, वो हम लोगों ने एक बात बोली थी कि लीगलिटी 9th हाउस से चेक करी जाती है। इसके अलावा फादर का हाउस है, गुरु का हाउस है, टीचर का हाउस है। और बॉडी पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हिप एंड थाइस यहाँ से बॉडी पार्ट में आ जाती हैं। फिर जो 10th हाउस था वो हम लोगों ने बात करी थी ऑक्यूपेशन का है, प्रोफेशन का है, और अदर वे राउंड वो फेम भी देता है, रिकॉग्निशन भी देता है। साउथ है, साउथ वास्तु में भी देखा जाए तो साउथ जो है वो फेम, नेम, रिकॉग्निशन देता है। और साथ ही साथ ये फादर की फैमिली का भी हाउस है, और प्रोफेशन का तो है जो हमने बताया ही बताया। फिर 11th हाउस बॉडी पार्ट में, 10th हाउस बेसिकली नी के नीचे का हिस्सा है, 11th हाउस भी नी के नीचे का हिस्सा है, जो कि पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि इसको काफ बोलते हैं, यानी पिंडली बोलते हैं। तो 11th हाउस पिंडली का था, और साथ में अगर कोई नेटिव है तो उसके बड़े भाई बहन या उसके फ्रेंड्स का हाउस, फिर पापा के भाई बहन यानी चाचा वगैरह का हाउस। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एट्रीब्यूट है वो है डिजायर फुलफिलमेंट का, 11th हाउस का। तो वहां पर हम लोगों ने ग्रॉस इनकम के बारे में बात करी थी। और इसके बाद जब हम 12th हाउस पे आए तो हम लोगों ने बात करा कि ये एंड है, इस साइकिल का भी एंड है, जीवन का भी एंड है एक तरीके से, ये जिस भी चीज की डिजायर है उसका भी एंड है। तो ये एक एक्सपेंडिचर का हाउस था, हॉस्पिटल का, इम्प्रिजनमेंट का, असाइलम का, आइसोलेशन का, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट करी थी हम लोगों ने। बॉडी पार्ट में फीट पर्टिकुलरली हम लोगों ने बोले थे। इसके अलावा फॉरेन लैंड और इन फॉरेन करेंसी, ये वाली चीज 12 के 12 हाउसेस में है। तो इस तरीके से हमने छोटा सा रिवीजन करा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या किया था। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं कि ये जो हाउसेस है, 12 हाउसेस हमने पढ़े, 12 हाउसेस से हमको काफी सारे रेफरेंस पॉइंट मिल गए। मतलब देखा जाए तो 12 तरीके के मेन मेन रेफरेंस पॉइंट तो एट्रीब्यूट वाइज मिल गए, और अगर इनको मल्टीपल करेंगे तो काफी सारे रेफरेंस पॉइंट्स हमको मिल गए। तो इसी रेफरेंस पॉइंट को समझने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो 12 हाउसेस है इन्हीं को और भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, ताकि और एक इजीली रेफरेंस पॉइंट बन पाए। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूं ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ सर, विजिबल है। ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे हाउसेस है, और हाउसेस में जो राशियां हैं, और राशियों के बाद जो ग्रह हैं, वो जातक के जन्म के समय का एक तरीके से आप बोल सकते हैं आकाश का एक फोटो है, पिक्चर है, स्नैपशॉट है। ठीक है, तो सभी के केस में वो अलग अलग आएगा प्लेनेटरी पोजीशन, क्योंकि उस समय सभी के केस में अलग अलग पोजीशंस होती हैं। साथ ही सभी के केस में असेंडेंट भी अलग अलग आएगा, बट हाउस की प्रॉपर्टीज तो फिक्स है। तो अगर हम लोग हाउस की प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली हम लोगों को अलग अलग हाउस की प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा है जिसमें हम लोग बोलते हैं हाउसेस को केंद्र के भाव। अभी हम देखें यहाँ पर 12 भाव दिख रहे हैं, मैंने नंबरिंग इंटेंशनली नहीं करी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पता है कि ये वाला नंबर 1 है, तो ये नंबर 2 है, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये नंबर 12 हो गया। तो ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, और ये वाला हाउस, एंड ये वाला हाउस, ये जो 4 हाउस सामने दिख रहे हैं हमको, क्योंकि ये अगर सेंटर है हॉरोस्कोप का, तो इस सेंटर के चारों ओर जो 4 हाउसेस है, यानी कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4,
हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 10। ये जो 4 हाउसेस हैं, इसको बोला गया है केंद्र का स्थान। केंद्र के स्थान के अलावा इसको लाल किताब में बोलते हैं बंद मुट्ठी का घर, यानी जो किस्मत हम लोग पूर्व पुण्य से लेकर आए हैं, पहले से ही हमारी लाइफ में ये चीज है। तो बंद मुट्ठी का घर बोल दीजिए, या फिर केंद्र के हाउस बोल दीजिए, या फिर कई कई जगहों पर इसको बोला गया है कि ये बेसिकली लक्ष्मी स्थान भी है। किसी किसी बुक्स में इसको विष्णु स्थान भी बोला है, कहीं कहीं पर लक्ष्मी स्थान भी बोला है। बट अगर लक्ष्मी स्थान भी लेके पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 10 के बारे में हम लोगों ने बात करी है। तो ये जो सारे हाउस हैं, हाउस नंबर 1 से लेके 1, 4, 7 एंड 10, ये बोले गए हैं कि ये केंद्र के स्थान है। अगर हम इसको समझते हैं डेप्थ में जाके, तो हाउस नंबर 1 जो है वो सेल्फ का है, 4 नंबर हमारी माता का है, माता के अलावा हमारे घर का भी है, 7 नंबर का हाउस जो है वो हमारे स्पाउस का है, और 10th नंबर का हाउस हमारे प्रोफेशन का है। तो इन चारों को कंप्लीट करके ही केंद्र का के घर बोले गए, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र के घर बोले गए। तो केंद्र जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी जगह का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है और रीजंस भी होता है आगे की जर्नी को समझने के लिए। तो केंद्र के स्थान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी 1, 4, 7 और 10 नंबर के हाउसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लस इनके लॉर्ड्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं एक क्लासिफिकेशन करता हूं 1, 4, 7 एंड 10, तो इट वुड बी कॉल्ड एज केंद्र स्थान। ठीक है, ये हो गए हमारे केंद्र स्थान के बारे में जानकारी। इसके अलावा केंद्र स्थान के बाद में दूसरा आता है पॉइंट, त्रिकोण के घर या फिर ट्राइम्स। ट्राइम्स में क्या बोला गया है कि जैसे हम लोगों ने 1, 4, 7 एंड 10, मैं नंबरिंग कर ही देता हूं ताकि अगर आइडिया नहीं है तो एक बार आ जाएगा। 1, 4, 7, ये स्टैंडर्ड है, नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो भी क्लियरिटी है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर जो है ये हो गए केंद्र के घर, यानी माता का घर, सेल्फ का घर, स्पाउस का घर और प्रोफेशन वाला घर, ये 4 हो गए केंद्र के घर। अब आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्राइम या त्रिकोण के घर। त्रिकोण स्टैंडर्ड क्या कहा गया है, 1 नंबर का हाउस, 5 नंबर का हाउस और 9 नंबर का हाउस। मतलब अगर हम कनेक्ट करेंगे 1, 5 और 9, ये त्रिकोण के घर कहे गए हैं प्राइमरीली। 1, 5 और 9, एक मतलब अगेन सेल्फ आ गया, 5 मतलब हमारे किड्स आ गए, पूर्व पुण्य आ गए, और 9 नंबर हमारा फादर आ गए, और फादर के साथ साथ हमारे टीचर्स आ गए, गुरु आ गए, और साथ में हमारा भाग्य आ गया। तो 1, 5 और 9 को बोला गया है त्रिकोण का घर। त्रिकोण के घर की खास बात यह है कि इसको धर्म का त्रिकोण भी कहा गया है, यानी धर्म त्रिकोण भी कहा गया है। किसको? 159 को। 159 को धर्म त्रिकोण बोलने का मतलब यह है कि जब हमारा जीवन शुरू होता है, तो जीवन शुरू होने के बाद में सबसे पहले जो इंसान सीखता है वो सीखता है धर्म। धर्म मतलब हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं किसी भी चीज के लिए। एक नागरिक का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य है, ना कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म, रिलीजन नहीं, यहाँ पे धर्म। तो जो ड्यूटी है वो सबसे पहले पैदा होने के बाद सीखता है। वो किससे सीखता है? अपने फादर से सीखता है। और किसको सिखाता है? अपने बच्चों को सिखाता है, सेल्फ। तो अल्टीमेटली ये 3 पीढ़ियों को भी कनेक्ट कर रहा है 159, सेल्फ को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, और बच्चों को भी हमारे। और बच्चों के केस में हमारे बच्चे अगर हमारे हाउस से, सेल्फ के हाउस से 5th नंबर के हैं, तो बच्चों के हाउस से 1, 2, 3, 4, 5, यानी बच्चों के बच्चों का, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन का हाउस भी यही है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर, सेल्फ और किड्स, एक तरीके से देखा जाए तो 3 जनरेशन कनेक्टेड कर रहा है धर्म का हाउस। धर्म हम सीख भी पेरेंट्स से रहे हैं और सिखा भी बच्चों को रहे हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज फॉरवर्ड होती रहती है। और इसीलिए इवन लाल किताब में भी कहा गया 9th हाउस को कि ये बुनियादी घर है, फाउंडेशन है। किसी भी घर की, किसी भी चीज की बुनियाद, फाउंडेशन जो है वो 9th हाउस होता है लाल किताब के हिसाब से। बट लाल किताब को भी डिस्क्रेडिट करते हैं हम लोग, तो भी पॉइंट ये है कहने का कि हाउस नंबर 9 जो कि पेरेंट्स का है, ठीक है, और जो कि ग्रैंड चाइल्ड का भी है, ये हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म और भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सेल्फ के हाउस से और हमारे किड्स के हाउस से, तो ये बन जाता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण की बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म त्रिकोण का महत्व इसके लॉर्ड के साथ में कनेक्ट करके है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
अगर किसी की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4th नंबर का असेंडेंट है, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये हो गया राशियों का लोकेशन एज पर एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। अगर असेंडेंट 4 नंबर का है यानी कैंसर का है, तो उसके केस में धर्म त्रिकोण की राशियां कौन कौन सी हो जाएंगी? 4, फिर हो जाएगी 8, और फिर हो जाएगी 12। तो 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि के जो लॉर्ड हैं, इनका रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करता है हमारे भाग्य को समझने के केस में। तो 4 नंबर का लॉर्ड हम लोगों ने जब बात करी थी, 4 नंबर मतलब कैंसर, कैंसर के केस में मून हो गया लॉर्ड। 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के केस में हो गया मार्स लॉर्ड। और 12 नंबर मतलब हो गया जुपिटर लॉर्ड। तो इनका अगर कोई रिलेशनशिप निकल के आता है कुंडली में, जुपिटर का, मार्स का और मून का, तो भी इससे एक बात समझ में आती है कि उस इंसान का मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट होगा, भाग्य भी उसका अच्छा है और साथ में उसका फाउंडेशन भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन राशियों के लोड आपस में कनेक्टेड हैं। लोड कनेक्टेड होने का मतलब ये होता है कि या तो ये लोड साथ साथ बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल चार्ट में अगर अगर किसी का कैंसर असेंडेंट है, उसका किसी का चार्ट है, उसके केस में अगर मून और मार्स साथ में कहीं बैठे हैं, या मून जुपिटर साथ में कहीं बैठे हैं, या फिर मार्स जुपिटर साथ में बैठे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो वाले हाउस के जो लोड हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। एक तरीका हो गया कनेक्शन का, जब अगर वो साथ में बैठते हैं तो। दूसरा तरीका है कनेक्शन का, अगर वो एक दूसरे को देखते हैं तो, यानी एस्पेक्ट से, दृष्टि से, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई किसी को देख रहा है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को किसी हाउस में, तो वो भी एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। तीसरा तरीका होता है कनेक्शन स्टेब्लिश होने का कि एक दूसरे की राशियां एक्सचेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल मून जो है वो जुपिटर की राशि में पहुंच गया, यानी 12 नंबर की राशि में मून पहुंच गया, और जुपिटर जो है वो मून की राशि में पहुंच गया, यानी जुपिटर यहां आ गया। तो अगर एक दूसरे की राशियों का भी एक्सचेंज करते हैं तो ये भी एक कनेक्शन है। इसके अलावा एक और फोर्थ तरीके का कनेक्शन होता है, जहां पर बोलते हैं कि अगर एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठ जाते हैं, जुपिटर के नक्षत्र में अगर मून जाकर बैठ गया, या फिर मून के नक्षत्रों में जुपिटर जाकर बैठ गया, तो वो भी अपने आप में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर धर्म त्रिकोण के लोड्स का कनेक्शन होता है तो लाइफ में ओवरऑल डेवलपमेंट देखा गया है। तो एज ए टास्क, अगर आप लोग चाहें, आपके पास अगर किसी का जेन्युइन हॉरोस्कोप है या डेट्स हैं किसी फेमस पर्सनैलिटी की, तो आप एक बार इस चीज को कनेक्ट करके देखिएगा कि क्या 1, 5th और 9th यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का कहीं कनेक्शन बैठ रहा है क्या। तो देन यू विल हैव अ गुड और बेटर आइडिया कि किस तरीके से कनेक्शन हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अगर अपने भी चार्ट्स में अगर आपको देखने को मिलता है, तो देन यू विल सी कि ये कनेक्शन किस तरीके से ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसलिए 159 ये जो हाउस है, केंद्र का हाउस, त्रिकोण का हाउस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में इसके लॉर्ड्स की भूमिका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। फिर यहीं से एक और आगे आइडिया लिया कि जब अगर हम लोगों ने एक हम लोगों ने केंद्र के हाउस के बारे में बात करी, हम लोगों ने फिर त्रिकोण के हाउस के बारे में बात करी, तो फिर यहीं से एक और बात आगे आई कि अगर हम लोगों ने 159 का कनेक्शन किया है, तो सिमिलरली हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 10, ये भी एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। ये कनेक्शन जो होता है वो अर्थ का होता है। महाभारत में भी कहा गया है, महाभारत में ऋषि व्यास ने गणेश जी को बोला था कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मतलब जिसके लिए लाइफ का पर्पस होता है, उसमें से एक पर्पस है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो ये जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन्हीं पुरुषार्थ के साथ में कनेक्ट करते हुए यहाँ पर 4 अलग अलग हम लोगों ने हाउसेस को समझा है। तो सर। अल्टीमेट 10th आएगा यहाँ पे। हाँ, 10th। हाँ, तो अल्टीमेटली जो कनेक्शन आया है वो ये है, वो कनेक्शन आया 2 नंबर का, 6 नंबर का और 10 नंबर का। ठीक है, मैंने 8 नंबर गलत बोल दिया, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर का। तो 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर का जो कनेक्शन है वो अल्टीमेटली अर्थ के बारे में बात करता है, यानी कि अर्निंग के बारे में बात करता है। अर्थ जो एक पर्पज है लाइफ का, जिसमें अर्निंग के बारे में बात होती है, मनी के बारे में बात होती है, अक्यूमुलेशन के बारे में बात होती है। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं
तो 2 नंबर का जो हाउस था वो अल्टीमेटली बात कर रहा था हमारे एक्यूमुलेटेड मनी के बारे में, धन संचय के बारे में। 6 नंबर का जो हाउस था वो सर्विस के बारे में बात करता है, और 10th नंबर का हाउस हमारे प्रोफेशन के बारे में बात करता है। तो यहां पर हम लोगों ने बात करी अर्थ के बारे में, यानी अर्थ त्रिकोण। तो 1, 5 और 9 वो था धर्म त्रिकोण। 2, 6 और 8 ये हो गया अर्थ त्रिकोण, जहां पर बेसिकली अर्थ के बारे में यानी अर्निंग्स के बारे में, इनकम के बारे में या पैसे के बारे में बात होगी। फिर थर्ड नंबर का जब त्रिकोण आता है तो वो त्रिकोण हुआ 3 नंबर का, 7 नंबर का और 11 नंबर का। तो 3, 7 और 11 नंबर का जो बोला, इसको बोला काम त्रिकोण। काम मतलब डिजायर्स। तो 3 नंबर भी हमारे हाउस पराक्रम का हाउस था, 7 नंबर स्पाउस का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, और 11 नंबर डिजायर्स का ही हाउस है। तो अल्टीमेटली 3, 7 और 11 जो वो बोले गए कि ये बेसिकली काम त्रिकोण है, जहां पर डिजायर्स फुलफिल होने की बातें होंगी, और इनके लोड जब कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पर डिजायर्स के बारे में ज्यादा होगा कि डिजायर पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो धनार्जन को कनेक्ट करा गया है यहाँ पर, सॉरी, डिजायर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, काम के बारे में। धनार्जन का पॉइंट था हमारा 2, 6, 10 का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट त्रिकोण है वो है आपका मोक्ष का त्रिकोण, जहां पर वोटरी राशियां यानी 4 नंबर की, 8 नंबर की और 12 नंबर का। तो ये जो त्रिकोण बनाया है इसको बोलते हैं मोक्ष का त्रिकोण। 8 नंबर वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था, 12th बाय डिफॉल्ट मोक्ष का ही हाउस है, और ये 4th नंबर का हाउस है पीस का और मेंटल मेडिटेशन का भी हाउस है। तो यहाँ पर मेंटल लेवल पे पीस लेकर वॉटरी साइन में, और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, स्टडीज के थ्रू हो या लाइफ में किसी भी परिवर्तन के थ्रू, और अल्टीमेटली 12th मोक्ष। तो इसको मोक्ष त्रिकोण बोला गया है। तो इसका भी एक अपना महत्व है। तो मेजरली अगर देखा जाए तो एक तो केंद्र के हाउस, जहां पर 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, उसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम टाइम, जिसको हम लोगों ने बोला 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर के हाउस में कनेक्शन। तो ये कुछ हाउसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करते हैं तो कुछ और नाम दिए गए हैं हाउसेस को। उसमें से एक हाउस का नाम दिया गया है जिसको बोला गया है त्रिक भाव। त्रिक भाव बोलते हैं 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के हाउसेस को। तो ये त्रिक हाउसेस जो बोलते हैं ये बेसिकली बोला जाता है हाउसेस ऑफ स्ट्रगल हैं, जो अल्टीमेटली लाइफ में थोड़ा बैरियर्स देते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के हाउसेस। वैसे भी हम लोगों ने देखा कि 8 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, डेथ भी दे रहा है, एज भी दे रहा है। 12th नंबर भी एंड ऑफ द लाइफ बता रहा है, और 6 नंबर जो है वो हमारे एनिमीज का हाउस है। तो ये जो हाउसेस हैं ये हमको थोड़ा सा, आप बोल सकते हैं, चैलेंजेस देते हैं, स्ट्रगल देते हैं या बैरियर्स देते हैं। इनको त्रिक भाव बोला गया है। इसका भी एक अपना वैल्यू है, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग 6 और 8, 12 वर्ड यूज करते हैं, या त्रिक भाव वर्ड यूज करते हैं। तो जब भी त्रिक भाव वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 6 नंबर के भाव की, 8 नंबर के भाव की और 12 नंबर के भाव की। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 नंबर के घर में राशि को भी छोड़ देते हैं, मान लीजिए घर में ओनली मून आता है, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, और मून जो है कहीं ना कहीं मेंटलिटी को दिखाता है, माइंड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर स्ट्रगल होगा, मेंटल लेवल पर चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर चीजें होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मेंटली अगर देखा जाए तो वेवी नेचर हो सकता है, थोड़ा सा इमोशनल अप डाउन हो सकता है, सीक्रेट्स ज्यादा हो सकते हैं माइंड लेवल पे। तो वो सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है त्रिक भाव। त्रिक भाव के बाद में एक और बात करी गई है, वो बात करी गई है षड, त्रिषड हाउसेस के बारे में। त्रिषड्य हाउसेस ये बोले गए हैं हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 6 और हाउस नंबर 11। 3, 6 और 11 इसको त्रिषड बोला गया है। त्रिषड मतलब जैसे हम लोगों ने षड रिपु बोला था, काम, क्रोध, मोह, लव। त्रिषड भी एक तरीके से 3 चीजें हैं जो कि बेसिकली है एंगर, डिजायर एंड ग्रीड। तो ये त्रिशड में एंगर, डिजायर, ग्रीड जो है वो, जैसे यहाँ पर डिजायर फुलफिलमेंट का है तो यहाँ पर डिजायर तो है ही है, साथ में ग्रीड भी है। यहाँ पर एंगर है, अग्रेशन है, 3 और 6 में। तो डिजायर, ग्रीड और अग्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर डिजायर, ग्रीड और एंगर, ये 3 हाउस को बोला गया है त्रिशड हाउस। तो ये जो त्रिशड हाउस है ये भी अल्टीमेटली लाइफ में जो है, लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों से कनेक्ट करता है, क्योंकि लाइफ में एंगर, डिजायर और ग्रीड जो है वो लाइफ में कभी कभी आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है, और कभी कभी बैरियर भी लगाता है। साथ ही साथ इन हाउसेस को बोला गया है उपाच्य हाउस।
उपाचे हाउस बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन हाउसेस में डेवलपमेंट का रूम भी है, स्कोप भी है डेवलपमेंट का। मतलब अगर हम लोग चाहें तो अपने कर्मों के थ्रू इन हाउसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिखा हुआ है वैसा ही होना है। 3 नंबर का हाउस पराक्रम का हाउस है, पराक्रम के थ्रू। 6 नंबर का हाउस सर्विस का हाउस है। और 11 नंबर का हाउस देखा जाए तो डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। तो ये उपाच्य हाउस बोले गए हैं जहां पर हम लोग अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू इन हाउसेस के प्रभाव को इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ओवर द टाइम ये डेवलपमेंट का हाउसेस भी है, उपाच्य हाउसेस भी बोला गया है। तो अगर यहाँ पर क्या कहते हैं मेलिफिक आते हैं तो थोड़ा सा उपाच्य हाउस अच्छे माने गए हैं अगर मेलिफिक आ जाते हैं तो, क्योंकि वो आपको काम को करने में, एक्शन लेने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेलेफिक मतलब वो हम लोग आगे समझेंगे, मतलब जो अच्छे प्रभाव नहीं डालते हैं जनरली उनको मेलेफिक बोला गया है प्लैनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 3 नंबर का हाउस यानी पराक्रम वाला हाउस, 6 नंबर का हाउस जहां पे एनिमीज के बारे में बात हुई, 11 नंबर का हाउस डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस, इनको बोला गया है अल्टीमेटली षड, त्रिषड या फिर उपाच्य हाउस। फिर इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हुआ है जो कि नंबरिंग वाइज है रादर देन पोजीशन वाइज, जिसको बोला गया है मारक भाव या मारक स्थान। मारक स्थान पर्टिकुलरली हाउस नंबर 2 को बोला गया है और हाउस नंबर 7 को बोला गया है इन जनरल। हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7 ये मारक मारक स्थान है, मारक भाव है। यहाँ के जो लोड होंगे वो सपोर्टिव होते हुए भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एक तरफ तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 1 नंबर है तो उसका कंप्लीशन 7 नंबर करता है, यानी अगर ये सेल्फ का हाउस है तो स्पाउस जो है या पार्टनर जो है वो उसका कंप्लीशन कर रहा है। बट अदर वे अराउंड 7th हाउस का जो लोड है वो मारक भी होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं हानि भी करता है, नुकसान भी दायक होता है। तो 7 नंबर का हाउस मारक हाउस बोला गया है, ये इन जनरल है। और 2nd नंबर का हाउस भी मारक हाउस बोला गया है। इन जनरल बोलने का मतलब फर्स्ट और 7th और 2 हो गए। बट लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी हाउस से उसका 7th स्थान उसका मारक हाउस हो जाता है। किसी भी स्थान से उसका 7th हाउस उसका मारक स्थान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने उपाच्य हाउस के बारे में बात करी थी। उपाच्य हाउस जो है मैंने बोला था 3 नंबर का है। तो 3 नंबर जो है ये 9th नंबर का अपोजिट है। 9th नंबर जो है भाग्य का है। और भाग्य का अगर कोई मारक बोलूंगा 7th नंबर का हाउस तो वो हो जाएगा 3rd नंबर का हाउस। सिमिलरली मैंने 6 बोला था उपाच्य हाउस, और 6 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 7th नंबर का हाउस डेट वुड बी 12th नंबर का हाउस। तो 12th नंबर हाउस जो कि मोक्षा दे रहा है, तो मोक्ष के रास्ते में भी कहीं ना कहीं ये उपाच्य हाउस या जो त्रिषड है ये आपके लिए मारक का काम करेगा। सिमिलरली एक और जो मैंने बोला था वो बोला था आपको 11 नंबर का हाउस, और 11 नंबर का हाउस जो है उसके अपोजिट है 5th नंबर का हाउस। तो 5th नंबर का हाउस जो है ये देखा जाए तो इसको कंप्लीट कर रहा है डिजायर फुलफिलमेंट को, बट ये भी इसका मारक के केस में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 9 और हाउस नंबर 5, 5, 9 और 12 के अपोजिट में जो 7th नंबर के हाउस जो आ रहे हैं वो अल्टीमेटली आप उनको उनका मारक भी बोल सकते हैं और उपाच्य हाउस भी बोल सकते हैं। और जनरली जैसे मैंने कहा कि इन जनरल आप सभी के केस में उसका 7th हाउस जो होगा, 7th नंबर पे जब हम काउंटिंग करेंगे तो वो उसका मारक काउंट होता है। तो इस तरीके से कुछ हाउसेस के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। इस क्लासिफिकेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगली बात जब आती है वो बात आती है एक्सोल्टेशन की और डेबिलेशन की। एक्सोल्टेशन और डेबिलेशन बोलने का मतलब ये है कि कुछ राशियां हैं जिन राशियों में कोई पर्टिकुलर ग्रह एंजॉय करेगा, यानी अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, आउटकम अच्छा देगा। और कुछ राशियां हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर प्लेनेट जो है वो उसको एंजॉय नहीं करेगा, मतलब उसके लिए उसको एक अपोजिट एनवायरनमेंट मिलेगा। हम लोगों ने बात भी करी थी कि राशियां जो होती हैं वो बेसिकली एनवायरनमेंट होती हैं। आप बोल सकते हैं किसी भी कलाकार को अगर परफॉर्म करने के लिए स्टेज चाहिए वो राशियां हैं। मतलब स्टेज बोलिए, एनवायरनमेंट बोलिए, आपके कपड़े बोलिए जिससे एक कंफर्ट का फील आएगा, वो जो है माहौल वो पर्टिकुलरली राशियां हैं। तो राशियां जो होती हैं वो अल्टीमेटली माहौल देती हैं किसी भी प्लेनेट को करने के लिए। तो वो जो माहौल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कुछ राशियां जो हैं किसी पर्टिकुलर माहौल में एंजॉय करती हैं, किसी पर अदर राउंड माहौल में एंजॉय नहीं करती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि 7th हाउस मारक होता है,
तो एक बात और नोटिस की गई है कि अगर कोई एक राशि किसी पर्टिकुलर राशि सॉरी कोई एक प्लेनेट अगर किसी एक पर्टिकुलर राशि में एंजॉय कर रहा है यानी एक्सोल्टेड है, तो उसके अपोजिट वाली राशि में वो डेबिलिट हो जाएगा यानी नीच का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्ड्स की, तो उच्च का घर ये नीच का घर, तो जहां उच्च का होता है घर वो होती है उसकी एक्सोल्टेड, और जहां पे नीच का हो जाता है वो होगी डेबिलिटेड राशि। तो ये भी फिक्स है, जो थोड़ी सी याद करने वाला पॉइंट है, बट अगर इसको भी हम लोग बेस बनाकर याद करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सन की। सन सबको पता है ईस्ट में राइज होता है, और ईस्ट जो है कुंडली का वो है एरिस यानी फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में भी सन आपका जो है एक्सोल्टेड होगा, और साथ ही साथ एरीज राशि में अगर सन आता है तो वो एक्सोल्टेड होगा, इसको एंजॉय करेगा। और अगर एरीज से जस्ट अपोजिट 7th नंबर की राशि में जाएगा तो वो उसके लिए हो जाएगा डेबिलिटेड का लोकेशन, यानी वो उसके लिए नीच की पोजीशन हो जाएगी, जहां पर वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेगा। सिमिलरली 1 नंबर राशि हो गई है। फिर हम बात करेंगे 2 नंबर की राशि की। तो 2 नंबर की राशि में जो है मून जो है एक्सोल्टेड है। मून के लिए सबसे अच्छी जगह है जहां पर वो अपना बेस्ट दे सकता है। टोरस की राशि है, और टोरस के बाद सीधे इसके अपोजिट अगर हम लोग 7 काउंट करेंगे तो आएगी 8वें नंबर की राशि, दैट वुड बी स्कॉर्पियो। तो मून जो है टोरस में एक्सोल्टेड है, ऊंच का है, और स्कॉर्पियो में जो है वो नीच का हो जाता है। इसके बाद आता है मार्स। सन मून मार्स। मार्स के लिए एक्सोल्टेशन की पोजीशन है 10 नंबर का राशि, यानी कैप्रिकॉर्न की राशि। और अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 नंबर ओरिजिनल जो हाउस था वो साउथ भी होता है। तो साउथ जो है वो मार्स के लिए बाय डिफॉल्ट एक्सोल्टेड पोजीशन है, सबसे ऊपर होता है मार्स उस टाइम पे। और दिग्बली भी होता है, डायरेक्शनल फोर्स भी मिलता है, तो वो भी एक रीजन है। और 10th नंबर की थोड़ी ड्यूअल नेचर की राशि है, वहां पर मार्स जो है प्रोफेशन का भी घर है, 10 नंबर का घर। तो वहां पर मार्स एक्शन मोड में वैसे भी देखा जाए तो एक्सोल्टेड हो जाता है। और इसी के साथ में इसके अपोजिट जो हो जाता है वो जाएगा 10 के अपोजिट 4 नंबर की राशि। ठीक है, तो वहां पर मार्स जो है वो डेबिलिट हो गया, नीच का हो गया। ये कौन सी राशि है? सुख का घर है। चौथे नंबर का घर जो है सुख का है, शांति का है। वहां पर मार्स एक्शन ओरिएंटेड अगर जाता है तो वो एंजॉय नहीं करता है, उसको तो हमेशा काम करना है, उसको शांति नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली वो वहां पर नीच का हो गया। फिर आती है मरकरी की बात। मरकरी जो है खुद के ही साइन में, खुद का साइन है उसका वर्गो का। वर्गो में जो है वो एक्सोल्टेड होता है, ठीक है, 6 नंबर की राशि में। और वहां से 7th नंबर के हाउस में यानी 12th नंबर की राशि में जो है वो पाइसेस में जाके डेबिलिटेट हो जाता है। पाइसेस जो है जुपिटर की राशि है, और यहाँ पर कहते हैं मतलब जैसा बुक्स में लिखा है कि पूरा डार्क है, यहाँ पर जो होता है वो भगवान भरोसे होता है। यहाँ पर भगवान के ऊपर विश्वास करके ही आगे बढ़ा जाता है। और मरकरी जो है वो पूरा एनालिटिकल माइंड है, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है। तो जब लॉजिक वाला इंसान अगर ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर बोला जाए कि यहाँ पर सब कुछ भगवान के भरोसे है, तो वो वहां पर एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर डेबिलिट हो जाता है पाइसेस में। अब बात आती है जुपिटर की। जुपिटर गुरु है, शांति प्रिय है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए। वो 4 नंबर की राशि में वोटरी साइन में एक्सोल्टेड हो जाता है, और 4 नंबर के जस्ट अपोजिट यानी 10th नंबर की राशि में कैप्रिकॉर्न में वो डेबिलिटेड हो जाता है। सिमिलरली वीनस। वीनस जो है खुद भी एक गुरु है, दूसरे गुरु की राशि में जुपिटर में जाके एक्सोल्टेड हो जाता है, और 6 नंबर की राशि में डेबिलिट हो जाता है। और सैटर्न अपोजिट ऑफ सन 7 नंबर की राशि में एक्सोल्टेड हो जाएगा, और 1 नंबर की राशि में यानी एरिस में डेबिलिट हो जाएगा। अब जब आप ये सब चीजें देख रहे हैं कि कहाँ पे एक्सोल्टेड हो रहा है, कहाँ पे डेबिलिट हो रहा है, तो कुछ कनेक्शंस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे तो एक बार में याद नहीं होगा। बट अगर कहीं पर हम लोग बेस प्लान कर लेते हैं कि बेस के हिसाब से, तो हमारे लिए इजी है याद करना। फॉर एग्जाम्पल 1st नंबर की राशि है, वहां पर सन होगा एक्सोल्टेड, बिल्कुल क्लियर है। और फर्स्ट के अपोजिट 7th नंबर आएगा, 7th नंबर पे वो डेबिलिट हो जाएगा। सन और सन का अपोजिट है सैटर्न। सैटर्न में इसका उल्टा होगा। सैटर्न जो है लिब्रा में एक्सोल्टेड होगा और एरिस में डेबिलिटेड हो जाएगा। तो अगर हम सन और सैटर्न का एक पेयर बनाएंगे तो हमारे लिए राशि क्लियर है कि कहां पर कॉम्बिनेशन आ रहा है। एरिस में एक्सोल्टेड सन, लिब्रा में एक्सोल्टेड सैटर्न। सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स के केस में कैप्रिकॉर्न 10 नंबर में एक्सोल्टेड है, और जुपिटर के केस में कैंसर 4 नंबर में एक्सोल्टेड है। मार्स जहां पर डेबिलिट होएगा वहां पर जुपिटर एक्सोल्टेड हो जाएगा। तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्स और जुपिटर का। मरकरी के लिए इजी है। मरकरी जो है
अपनी खुद की राशि में 6 नंबर की राशि उसी का उसको स्वामित्व मिला हुआ है, उसकी खुद की राशि में एक्सोल्टेड होता है, और वहां से अगर हम 7 नंबर काउंट करेंगे पाइसेस आएगा, वहां पर वो डेबिटेड हो जाता है। तो अगर हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के याद भी करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और जो मरकरी का है उसका अपोजिट है वीनस का। तो मरकरी वीनस का एक पेयर बन गया, सन और सैटर्न का दूसरा पेयर बन गया, और मार्स और जुपिटर का तीसरा पेयर बन गया, और बाद में अकेला हुआ मून, वो टॉरस और स्कॉर्पियो फिक्स है। स्कॉर्पियो में कोई एक्सोल्टेड नहीं होगा और टॉरस में कोई डेबिटेड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सोल्टेशन और डेबिटेड भी समझ सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये एक्सोल्टेशन और डेबिटेड समझ जाएंगे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो फिर अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है फ्रेंडशिप बिटवीन द प्लैनेट्स। जिस तरीके से हम लोग हैं ह्यूमंस, प्लैनेट्स में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन जैसे नेचर हैं। नेचर इन द सेंस कि इनकी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप है और किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है। मतलब कहीं पर किसी के साथ मिलना वो लोग एंजॉय करते हैं, किसी के साथ ना मिलना वो एंजॉय नहीं करते हैं। तो इन द सेम वे इनका भी एक अपना ग्रुप है, और उसी ग्रुप के हिसाब से इनकी फ्रेंडशिप भी है, और वहां से ये लोग आपस में एक दूसरे को अपोजिट थोड़ा अच्छा मतलब एंजॉय भी नहीं करते एक दूसरे के साथ में होना। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप क्या है, सेम नेचर के लोगों में फ्रेंडशिप होती है जनरली, और अपोजिट नेचर हो जाता है तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ जाता है और एनिमिटी भी आ जाती है। तो सिमिलरली प्लैनेट्स के केस में भी कुछ के साथ में फ्रेंडशिप है, कुछ के साथ में एनिमिटी का एक रिलेशनशिप है, और कुछ प्लैनेट्स के साथ में न्यूट्रल वाला रिलेशनशिप है, मतलब ना ही फ्रेंडशिप है ना ही एनिमिटी है, ओके ओके है, नॉर्मल है। तो ये जो है ये एक टेबल है जो कि लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ी सी याद करने की है, बट फिर भी याद करना इजी हो जाएगा। उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करा जाएगा। अच्छा, मैं आपको और बताऊं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग कनेक्शंस और रिलेशनशिप बताए गए हैं विद द लॉजिक, कि ये इसका फ्रेंड्स है, ये उसका एनिमिटी है। बट अलग अलग बुक्स के बावजूद भी जो मैंने मैक्सिमम आउटपुट अलग अलग चीजों से निकाला है, तो उसके हिसाब से ये लिस्ट आई है। हो सकता है आपको किसी और बुक में कुछ और कनेक्शन भी देखने को मिलेगा विद द डिफरेंट क्या कहते हैं आपके लॉजिक्स के साथ में। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको देखने को मिले। अब बात आती है कि फ्रेंडशिप और एनिमिटी जो है ये कैसे हुई। तो देखिए, एक ग्रुप है देवताओं का और एक ग्रुप है दैत्यों का या राक्षसों का। हालांकि ये जो ग्रुप है, हम लोगों ने वास्तु में भी बात करी थी कि ना दानव कुछ होता है, ना दैत्य कुछ होता है, ना देवता कुछ होते हैं। ये सब हमारे फ्रेम ऑफ माइंड है। एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, अलग अलग नाम है। बट रेफरेंस पॉइंटों के हिसाब से क्या अच्छा है क्या गलत है ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को देवता की कैटेगरी में मानेंगे तो हो सकता है हमारे लिए जो दैत्य वाले कैटेगरी वाले हैं वो अपोजिट हो जाएं। और अगर हम लोग हमारे अगर गुण जो है मैच करते हैं दैत्य वाली कैटेगरी से, तो हो सकता है हमारे लिए देवता वाले जो कैटेगरी है वो हमारे लिए अपोजिट हो जाए, वो एनिमिटी का रोल प्ले करे। तो एक तरीके से एक अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मेंटेलिटी है देवता और दानवों के बीच की। बट एट द एंड ऑफ द डे नो प्लेनेट जो है भगवान विष्णु का ही अवतार है, और सारे के सारे प्लेनेट्स अच्छे हैं। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा सिस्टम में प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग को लेके बोल सकते हैं, विचारधाराओं को लेके बोल सकते हैं, दोनों को विचारों में मतभेद है, चीजें अलग अलग हैं। तो एक जो ग्रुप है वो ग्रुप है दैत्यों का। हम लोगों ने वास्तु में भी पढ़ा था कि अल्टीमेटली हैं तो दोनों ऋषि संतान, ऋषि कश्यप के पुत्र दोनों, और एक अदिति के पुत्र हैं, एक दिति के पुत्र हैं। तो बस थोड़ा सा तरीके का अलग है, फर्क है। तो जो अदिति के पुत्र हैं वो देवता हैं। तो देवता में कौन कौन हो गए अदिति के पुत्रों में? सन हो गए, सन, मून, उसके बाद यहाँ पे मार्स और जुपिटर। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप है सेटर्न, राहु, केतु और इनके गुरु विनस। एक ग्रुप ये है। और मरकरी जो है, क्योंकि यहां पर हो गए 4 और यहां पर भी हो गए 4, मरकरी जो है वो हो गए काइंड ऑफ बीच के बंदर टाइप, जो कि ना देवताओं की साइड में है ना कि जो दैत्यों की साइड में है। तो ये जो मरकरी है इनका रोल तो सिंपल सा है कि जिसके साथ भी बैठेंगे उसके हो जाएंगे। ये तो इनके प्रॉपर्टीज की बात देखी जाए। और दूसरा ये है कि ये सबके साथ जो है काइंड ऑफ न्यूट्रल बिहेव ही करते हैं। बहुत कम है केस जिसके साथ में ये लोग जो है एनिमिटी का रोल प्ले करेंगे।
कम में भी कौन है, ओनली और ओनली मून है जिसका ये एनिमी में फॉर्म में है, बाकी सबके साथ न्यूट्रल है और सन और विनस के क्लोज है। यानी इस ग्रुप से भी एक के क्लोज है और इस ग्रुप से भी एक के क्लोज है, बट मून है जो एक अकेला अपोजिट है, बाकी सब न्यूट्रल है। तो ये जो चार का जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया, सन मून मार्स और जुपिटर का, ये आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं। दूसरा जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया सैटर्न राहु केतु और विनस का, ये भी आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बट ये क्लोज फ्रेंड्स कैसे हैं? ये क्लोज फ्रेंड्स इस तरीके के हैं ये वाले ग्रुप में कि अपने काम के हिसाब से हैं, ये परमानेंट क्लोज नहीं है। बट यहां पर काम है या नहीं, परमानेंट क्लोज वाले फ्रेंड है, मतलब दोस्ती वाली दोस्ती है, और यहाँ पर थोड़ी काम वाली दोस्ती है कि जब एक दूसरे के काम आएंगे तो फ्रेंड बन जाएंगे, अदरवाइज इतना कोई कंपल्शन नहीं है कि फ्रेंड ही है, बट कैटेगरी वाइज फ्रेंडली कैटेगरी है, और मरकरी न्यूट्रल है। तो अगर हम सन की बात करेंगे तो सन का जो ग्रुप है, सन अपने ग्रुप के हिसाब से मून मार्स और जुपिटर के सबसे क्लोज है, तो वो उनका फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो मरकरी बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल है। केतु जो है थोड़ा आध्यात्मिक है, उस हिसाब से न्यूट्रल है। और बाकी जो दूसरी कैटेगरी थी सैटर्न वीनस और राहु वाली, यहाँ पे दो बार राहु हो गया, सैटर्न वीनस और राहु जो है वो अल्टीमेटली एनिमिटी के केस, सन के केस में है। मून जो है, मून का बिल्कुल उल्टा सिस्टम है, फ्रेंड तो दो हैं ही हैं, सन और मरकरी, बाकी सब न्यूट्रल हैं। वीनस जुपिटर मार्स सैटर्न केतु सब जुपिटर सब जो है न्यूट्रल हैं, कोई इनका एनिमी नहीं है। इसके पीछे भी पौराणिक स्टोरीज हैं काफी सारी। पौराणिक स्टोरी है गुरु जुपिटर की वाइफ की और मून के रिलेशनशिप की, जिसकी वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हैं मून का बायकॉट हो गया, और बायकॉट होने की वजह से ऐसा लेवल आ गया कि मून किसी से दुश्मनी करने लायक रहे ही नहीं, मतलब कोई उनको किसी कैटेगरी का काउंट करने ही नहीं वाला था। तो मून ने एज अ फ्रेंडली जो है सबको चुना, दुश्मनी किसी से नहीं है और न्यूट्रल सबके साथ में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। हो सकता है एक रीजन ये है, बट पुरानी स्टोरीज में यही एक रीजन है कि जो जुपिटर की वाइफ थी तारा, और उनका और मून का रिलेशनशिप हो गया लेजिटिमेट, और उस लेजिटिमेट रिलेशनशिप की वजह से मरकरी हुए। तो मरकरी जो है, मरकरी को वो अपना फ्रेंड मानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मरकरी चाइल्ड उनका ही है, बट उनको अपना एनिमी मानता है। तो मरकरी के लिए एनिमी मून है, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बदनामी हुई और उसका आगे का पूरा फ्यूचर जो है डिस्टर्ब हो गया। मार्स जो है अपने ग्रुप में सन मून और जुपिटर में सब उनके फ्रेंड हैं, और एनिमी जो देखा जाए तो राहु और केतु एनिमी है। मरकरी न्यूट्रल है, बट मरकरी और मार्स की कभी नहीं बनती है, इसलिए मार्स जो है मरकरी का अपोजिट है। बाकी विनस और सैटर्न न्यूट्रल कैटेगरी में है। विनस बहुत सारी जगहों पे आपको ओके ही दिखेंगे, क्योंकि वो देखा जाए तो गुरु हैं, गुरु की कैटेगरी में है, बहुत सारी जगहों पे आपको न्यूट्रल कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, एनिमी की कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली और ओनली एनिमी अगर देखने को ज्यादातर मिलते हैं हमको विनस, तो वो मिलते हैं सन और मार्स के केस में, बाकी एज ए एनिमी विनस भी कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली जुपिटर भी, सॉरी मैं एनिमी न्यूट्रल की बात कर रहा था, एज ए एनिमी वीनस जो है वो कहीं पर भी देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट सन और जुपिटर के केस में। और सिमिलरली अगर हम बात करेंगे जुपिटर की, तो जुपिटर भी एज ए एनिमी किसी का भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों गुरु नेचर के हैं, तो ये किसी कोई भी नहीं चाहता इनसे दुश्मनी करने का, और ये भी किसी दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली ग्रुप की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सिमिलरली जुपिटर का जो ग्रुप है उसमें सन मून मार्स तो बाय डिफॉल्ट इनके फेवरेट हैं, इनके फ्रेंड्स हैं। मरकरी जो है, मरकरी और जुपिटर का रिलेशनशिप, मरकरी और मून का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो मरकरी भी जो है इनके लिए एनिमिटी का है, क्योंकि वो स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ मून, क्योंकि वो चंद्रवंशीय परंपरा से आ रहे हैं। फिर जुपिटर के केस में न्यूट्रल जो है वो सैटर्न है, बाकी राहु केतु विनस तो बाय डिफॉल्ट एनिमी कैटेगरी में आ ही गए। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो विनस के केस में मरकरी सैटर्न राहु केतु ये फ्रेंडशिप है, और मार्स और जुपिटर जो है वो न्यूट्रल हो गए, और सन एंड मून जो है वो एनिमी हो गए। विनस के केस में सन एंड मून, सन के केस में विनस, बहुत क्लीन अंडरस्टैंडिंग है। फिर राहु के केस में सारा जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है देखा जाए, सन और मार्स वो एनिमिटी के केस में आ गए, और जो पूरा ग्रुप है सैटर्न का, केतु का, विनस का, वो फ्रेंडशिप में आ गया। मरकरी तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर इस वाले ग्रुप के साइड देखने को मिलेगा आपको, और जो न्यूट्रल है वो मून और जुपिटर के साथ में है। बल्कि कहीं कहीं पर एनिमी के केस में जुपिटर को भी बोला गया है राहु का, बट ज्यादातर न्यूट्रल का रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की बात राहु केतु भी कहीं कहीं मान लेते हैं, बट कहीं कहीं बुरा योग भी क्रिएट करते हैं। सिमिलरली केतु के केस में मरकरी सैटर्न राहु और विनस जो ग्रुप है पूरा वो आपस में फ्रेंड है,
और सन मून मार्स जो दूसरा ग्रुप है वो इसका अपोजिट हो गया, और जुपिटर जो है एज अ आप बोल सकते हैं टीचर गुरु, वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है जो कि जनरल रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लैनेट्स। बट ये रिलेशनशिप हमको हेल्प करता है किसी भी नेटिव से रिलेटेड रिजल्ट्स को समझने के लिए, कि ये जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप की वजह से नेटिव के केस में ये फ्रेंडशिप किसी जातक को फायदा करेगी या नुकसान करेगी, या क्या इफेक्ट डाल सकती है, या हो सकता है जस्ट न्यूट्रल ही काम करे। तो ये एक जो चीज है वो हमको उस तरीके से हेल्प करेगी समझने के लिए आगे के चीजों को। अब बात आती है अगली, वो बात आती है नेचुरल बेनिफिट और नेचुरल मेलिफिक के बारे में। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, जनरल अंडरस्टैंडिंग थी एक प्लैनेट्स के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में। अब बात आती है कि ठीक है, ये लोग आपस में फ्रेंड है, एनिमी है, दैट इज फाइन, बट जनरली किसी भी जातक के केस में ये क्या काम करेंगे, इन द सेंस कि ये किसके लिए फायदे के हैं, किसके लिए फायदे के नहीं है, ये एक समझने का पॉइंट है। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आ जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड आपका फंक्शनल बेनिफिट या फंक्शनल बेनिफिट। मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर सबके लिए अच्छे हैं, ठीक है, बट लेकिन क्या वो पंजाब में भी अच्छे हैं क्या, क्या वो बंगाल में भी अच्छे हैं क्या वो भी कर्नाटका में अच्छे हैं क्या? तो वहां पे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शायद वहां पे उतना अच्छे नहीं है। बट अगर गुजरात की बात करी जाएंगे तो गुजरात में तो वो सबसे बेस्ट हैं। तो यहां पर ये नया कंसेप्ट शुरू आता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक। तो फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली वो प्ले करता है आपका असेंडेंट, कि आप कौन से असेंडेंट है। और दूसरा जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है आपके त्रिकोण का लॉर्ड कौन है और आपका लग्नेश कौन है। तो सबसे पहले असेंडेंट कौन है, असेंडेंट के हिसाब से समझा जाएगा। दूसरा त्रिकोण का लॉर्ड कौन है, उससे समझा जाएगा। तो उसको समझते हुए दो तीन चीजें मैं बताता हूं आपको। एक मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप और एनिमिटी का रिलेशनशिप। दूसरा आपको मैं बताता हूं एक जनरल लेवल पर अगर देखा जाए तो जनरली बेसिकली, ओके नहीं है इसमें, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाएगा तो तीन चीजें हैं समझने वाली। एक तो ये कि जुपिटर जो है एज ए गुरु वो परमानेंट बेनिफिक है, यानी फायदे वाला ही है जुपिटर। तो उसको आप बोल सकते हैं नेचुरल बेनिफिक। तो एक मैं कैटेगरी बना रहा हूं, नेचुरल बेनिफिक कौन हो सकते हैं, नेचुरल मेलिफिक कौन से हो सकते हैं। तो अगर एक कैटेगरी बनाएंगे नेचुरल बेनिफिक की और नेचुरल मेलिफिक की, तो कैटेगरी नंबर 1 में जुपिटर जो है वो नेचुरल बेनिफिक है। सिमिलरली वीनस जो है वो भी नेचुरल बेनिफिक है। तो जुपिटर भी नेचुरल बेनिफिक है, एक गुरु, और दूसरा गुरु जो है वीनस वो भी नेचुरल बेनिफिक है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है नेचुरल मेनिफिक का, तो नेचुरल मेलिफिक जो ग्रुप है उसमें आता है सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु। ये जो है बेसिकली ये नेचुरल मेलिफिक ग्रुप है। तो जुपिटर और वीनस नेचुरल बेनिफिक, सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु नेचुरल मेलिफिक। बेनिफिक बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी ग्रह अपने परिणाम या अपना आउटकम जो है, एग्जीक्यूशन जो है वो सौम्य तरीके से करता है, आसानी से करता है, परेशान कम करता है। और नेचुरल मेलिफिक बोलने का मतलब है जिसमें क्रूरता है, जो थोड़ा हार्श तरीके से एग्जीक्यूशन करता है किसी भी काम का। मतलब अगर सन कोई काम करवाएगा तो थोड़ा आपको परेशान करेगा मेंटल फिजिकल लेवल पे, सिमिलरली मार्स भी करेगा, सिमिलरली सैटर्न भी करेगा और राहु केतु भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रूरता वाली चीजें हैं, मेलिफिक चीजें हैं, तो थोड़ा सा परेशान करने का तरीका अलग है। और जुपिटर और वीनस जो है ये सौम्य है, परेशान मतलब काम तो ये भी वही करेंगे जो सन, मार्स, सैटर्न, राहु केतु करेंगे,
ये भी वही काम करेंगे, बट लेकिन काम करने का जो तरीका है वो हार्श नहीं है, सॉफ्ट है। यहाँ पे दर्द नहीं होगा कंपेरेटिवली, और यहाँ पर दर्द होगा, बट काम दोनों ही करेंगे, दोनों ही काम के हैं। मेलिफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनिफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेलिफिक नहीं होंगे हॉरोस्कोप के अंदर तो बहुत सारे काम शायद हो ही नहीं पाएंगे, और ओनली मेलिफिक ओनली बेनिफिक ही होंगे तो चीजें इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि कोई चीज का मीनिंग ही नहीं रहेगा। इसलिए दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट काम करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अब बचते हैं मून और मरकरी। 1 2 3 4 5 6 7 जुपिटर विनस हो गए नेचुरल बेनिफिक, सन मार्स सैटर्न राहु और केतु हो गए नेचुरल मेलिफिक। अब बचते हैं मून और मरकरी। मून जो है, फॉर एग्जाम्पल मून अगर यहां पर है और मून और सन मान लीजिए यहां पर है, तो मून जो है सन से जितना दूर होगा उतना ज्यादा बेनिफिक होगा, जिसको बोलते हैं वैक्सिंग मून। तो अगर वैक्सिंग मून होगा, सन से दूर होगा, अगर यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 180 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है तो 180 डिग्री। तो अगर मून सन से जितना अपोजिट होगा 180 डिग्री होगा उतना वो बेनिफिक होगा क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखा पा सकता है। बट सन के अगर वो पास में होता है तो वो हो जाता है मेलिफिक की कैटेगरी में। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर सन के पास में जब मून होता है तो वो हो गया कैटेगरी मेलिफिक, बिल्कुल अगर पास में होगा। और सन और मून अगर जब साथ में होते हैं तो वो होती है अमावस्या, डार्क नाइट। तो अमावस्या के दिन सन और मून साथ में होते हैं, मून अपना काम कर ही नहीं पाता है, सन के प्रभाव में इतना होता है, और अल्टीमेटली माइंड होता है कंफ्यूज हो जाता है बिटवीन सन और मून, माइंड कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर मन जो है वो मेलेफिक कैटेगरी में हो गया मून जो है। सन से जितना दूर जाएगा मून, और जितना दूर जाता जाएगा उतना वो बेटर होता जाएगा। तो सन से अगर कम से कम 3 घर छोड़ने के बाद में, 1 2 3 घर छोड़ने के बाद में अगर मून है इस साइड से, या फिर अगर इधर से हम काउंट करें तो 1 2 3 इस साइड से मून, इतने कितनी भी डिस्टेंस में अगर मून होगा तो वो बेनिफिक की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सन और मून साथ में है तो वो हो गई अमावस्या। अमावस्या के बाद में जब मून अपना आकार लेना शुरू कर देता है, अपनी ऊर्जा लेनी शुरू करता है, अपना रूप दिखाना शुरू करता है धीरे 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 धीरे, तो आप बोल सकते हैं अष्टमी तक जब उसमें एक एनर्जी आ जाती है, तो अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक 8 दिन, और पूर्णिमा से लेके आगे के 8 दिन, यानी आगे वाली पूर्णिमा तक, उन दिनों तक मून पावरफुल है, बेनिफिक है। बट उसके बाद में जैसे वो सन के क्लोज जाएगा, तो जब तक वो क्लोज जाएगा और सन के पास तक जाएगा, यानी पूर्णिमा के लास्ट वाले 8 दिन, अमावस्या से पहले वाले 8 दिन और अमावस्या के बाद के 8 दिन, वो वाले दिनों में मून जो है वो बेनिफिक नहीं होगा, मेलेफिक काउंट होगा। तो इसको समराइज अगर करेंगे तो सन से जितना दूर रहेगा मून उतना बेटर है, सन के जितना निकट रहेगा उतना मेलेफिक कैटेगरी में होगा। तो यहां पर मून में हो गई कंडीशन अप्लाई। तो मून डिपेंड्स ऑन द पोजिशन फ्रॉम द सन, उस हिसाब से ये बेनिफिक का या मेलिफिक का रोल क्रिएट करेगा। अब आता है मरकरी। मरकरी जनरली देखा जाए तो मेलिफिक की कैटेगरी है क्योंकि ज्यादातर इन लोगों के साथ में रहता है। बट मरकरी की एक अच्छी बात है, बोल सकते हैं थाली का बैंगन बोल सकते हैं, या बीच का बंदर बोलिए, जो भी बोलिए, मरकरी की अच्छी बात यह है कि जिसके साथ बैठेगा ये उसके गुण अपना लेगा। अगर मरकरी बेनिफिक्स के साथ में है, जुपिटर के साथ में है, विनस के साथ में है, तो ये भी बेनिफिक हो जाएगा। बट अगर मरकरी मेलिफिक्स के साथ में, सन मार्स सैटर्न राहु और केतु के साथ में, तो वो मेलिफिक हो जाएगा। और जनरली मरकरी जो है ज्यादातर चार्ट्स में आपको सन के पास में मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है कि 28 डिग्री से ज्यादा दूर होता ही नहीं है मरकरी सन से, तो वो ज्यादातर एज ए मेलिफिक रोल प्ले करेगा। बट सन के साथ में है, सन का फ्रेंड है, इसलिए इतना बुरा भी नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा किसके साथ में बैठा है, और अगर किसी के भी साथ में नहीं बैठा है तो किसकी राशि में बैठा है वो भी मैटर करेगा। तो उसके हिसाब से मरकरी की पोजिशन तय करी जाएगी। अदरवाइज मून डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन फ्रॉम द सन, और अदर देन दैट जुपिटर और विनस जो है वो बेसिकली नेचुरल नेचुरल बेनिफिक है। ठीक है। अब जो मैंने बात करी थी फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक की, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला पोजीशन है, जो कि डिपेंड करेगा असेंडेंट के ऊपर कि आप कौन से असेंडेंट है। जो असेंडेंट होगा उसके हिसाब से फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट की कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी। इसमें कुछ थंब रूल हैं वो हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? थंब रूल नंबर 1 वो ये है कि जो भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा, यानी कि जो असेंडेंट का लॉर्ड होगा,
ये जो भी फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बैठी होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं यहाँ पर 5 नंबर की राशि बैठी है, कोई भी राशि हो सकती है, तो जो भी फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी उसका जो लोड होगा, यानी फर्स्ट का जो लोड होगा वो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिक होगा। रूल नंबर 2, ट्राइन जो हम लोगों ने पढ़ा 1, 5 और 9, यानी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 9, यहां पर जो भी राशि आएंगी, अगर मैं यही असेंडेंट लेता हूं लियो का, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 9 नंबर की राशि और 1 नंबर की राशि और 5 नंबर, यानी जो ट्राइन के जो लोड्स हैं वो भी आपके लिए बेनिफिक ही होंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12 के जो लोड हैं वो न्यूट्रल होंगे। मतलब इस हाउस में जो भी लोड होगा, जो भी राशि होगी उसका लोड, इस हाउस में जो भी राशि होगी उसका लोड, और इस हाउस में जो भी राशि होगी उसका लोड, वो न्यूट्रल होगा। और रूल नंबर 3, 3, 6 और 11 जो हम लोगों ने उपाच्य हाउस पढ़े थे, 3, 6 और 11, इसके जो भी लोड होंगे वो होंगे मेलिफिक। रूल नंबर 1, हाउस लोड, फर्स्ट हाउस का लोड, असेंडेंट लोड या लग्न लोड, वो हमेशा बेनिफिक होगा। ट्राइन का लोड यानी हाउस नंबर फर्स्ट, हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 9 का जो लोड होगा वो हमेशा जो है आपके लिए बेनिफिक होगा। हाउस नंबर 2, 8 और 12 के लोड आपके लिए न्यूट्रल होंगे, और 3, 6 और 11 के जो लोड होंगे वो होंगे मेलिफिक। तो ये 4 रूल्स को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से हाउस में पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर असेंडेंट के हिसाब से कौन हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, और कौन हमारे लिए मतलब फंक्शनल बेनिफिक होगा या फंक्शनल मेलिफिक होगा। अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। तो मैं एग्जांपल के फॉर्म में पहले जो है 1 नंबर की राशि यानी असेंडेंट 1 यानी एरिस के ही एक एग्जांपल लेता हूं। तो अगर एरिस होगा तो हाउस नंबर 1 में 1 नंबर की ही राशि आएगी। हाउस नंबर 1 में 1 नंबर की ही आएगी, 2 में 2 की। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये है एरीज असेंडेंट, यानी कि वो लोग जिनके जन्म के समय पे एरीज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में उदय हो रहा था। तो रूल नंबर 1 बोल रहा था कि हाउस मतलब लोड ऑफ हाउस 1 या लग्नेश जो है वो आपका बेनिफिक होगा। अब मैं यहां पर एक लिस्ट बना लेता हूं, यहाँ पे बेनिफिक, और यहां पर दूसरी लिस्ट में यहाँ पे हो गया मेलिफिक। अब अगर हम बात करते हैं हाउस नंबर 1 की, तो ये तो बाय डिफॉल्ट रूल नंबर 1 है ही कि जो भी फर्स्ट हाउस का लोड होगा वो बेनिफिक होगा, यानी जो भी लगन का जो लोड होगा वो बेनिफिक होगा। यहां पर फर्स्ट राशि आ रही है एरिस, एरिस का लोड है मार्स, तो मार्स तो बाय डिफॉल्ट हो गया बेनिफिक। रूल नंबर 2 ये बोल रहा था कि हाउस नंबर 1, 5 और 9 जो ट्राइन के लोड हैं वो भी बेनिफिक होंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर की राशि आ रही है, उसका लोड है लियो, लियो के लोड है सन, वो भी बेनिफिक हो गए। और यहाँ पे 9 नंबर की राशि आ रही है, 9 नंबर यानी हो गए सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस के लोड है जुपिटर, वो भी हो गए बेनिफिक। तो ये 3 तो हो गए फिक्स बेनिफिक। उसके बाद हम बात चलते हैं 2, 8 और 12, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 8 एंड हाउस नंबर 12, इसके जो लोड होंगे वो होंगे न्यूट्रल। तो हाउस नंबर 2 का जो लोड हो गया वो था वीनस, ठीक है। और ये ही जो लोड है ये साथ साथ हाउस नंबर 2 के साथ साथ हाउस नंबर 7 का भी लोड है। अब ये बात भी हम लोगों ने करी थी कि 7 नंबर का जो हाउस है वो मारक है, और 2 नंबर का हाउस जो है वो भी मारक है। तो एरिस के केस में वीनस जो है वैसे तो न्यूट्रल की कैटेगरी में है, बट बिकॉज ऑफ मारक की पोजीशन की वजह से इसको हम लोग काउंट करेंगे मेलिफिक में। तो वीनस जो है वो बेसिकली मारक की कैटेगरी में आ गया, या मेलिफिक की कैटेगरी में आ गया। हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 3 में जो राशि है वो है मरकरी की, यानी जेमिनाई। और जेमिनाई जो राशि है वो इसकी भी वो जेमिनाई राशि का जो लोड है मरकरी, उसके पास 3 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, 6 नंबर का की राशि भी है। तो हम लोगों ने जो रूल नंबर 4 अप्लाई किया था वो रूल नंबर 4 था कि हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 6 और हाउस नंबर 11 के जो लोड होंगे वो होंगे मेलिफिक। तो हमारी कैटेगरी में 3 नंबर का भी लोड और 6 नंबर का भी लोड दोनों ही कैटेगरी में मरकरी जो है अल्टीमेटली मेलिफिक की कैटेगरी में आ गया। अब आया हाउस नंबर 4, जहां की यहाँ पर मून होता है। अब केंद्र के लिए एक बात कही गई है
कि केंद्र में एक दोष लगता है कि अगर किसी भी राशि, किसी भी लोड के पास में केंद्र की दो राशि आ जाती है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो यहां पर मून के पास तो एक ही राशि होती है वैसे भी, 4 नंबर की, और वो केंद्र में आ रही है, और मार्स और मून जो है आपस में फ्रेंड भी है नेचुरली। तो ये हमारे केस में मून जो है वो भी नेचुरली फ्रेंडशिप की वजह से बेनिफिक का कैटेगरी में काम करेगा एरिस के केस में। फिर हाउस नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, हाउस नंबर 6 भी डिस्कस हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, और ये हो गया हाउस नंबर 10, ये आया सेटर्न। और यह यहाँ पर आया 11 नंबर का हाउस, ये भी सेटर्न। मैंने कहा था 3, 6 और 11 के अगर जो लोड आएंगे वो बेसिकली मेलिफिक का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो सेटर्न है वो 11 नंबर के हाउस का लोड हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र के इंपॉर्टेंट रोल का भी है। तो ये प्योरली मेलिफिक नहीं है, क्योंकि ये केंद्र में भी कहीं ना कहीं आ रहा है, इसलिए ये जो कैटेगरी जाएगी ये जाएगी न्यूट्रल की कैटेगरी, पर्टिकुलरली फॉर सेटर्न के केस में। तो सेटर्न हो गया न्यूट्रल, मेलिफिक तो बिल्कुल नहीं है और बेनिफिक भी नहीं है। तो ये आ गया बेसिकली सेटर्न, जो आ गया ये आ गया न्यूट्रल की कैटेगरी में। और इसके बाद हाउस नंबर 12 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी त्रिकोण का मालिक है, ये केंद्र का मालिक है, इसलिए वो ऑलरेडी बेनिफिक की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग असेंडेंट की पॉइंट से अलग अलग फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक के बारे में बात कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए वापस, नेक्स्ट नंबर की राशि का, वो है टोरस का। अब टोरस को समझते हैं कि टोरस के केस में क्या फंक्शनल होगा, क्या फंक्शनल मेलिफिक होगा, क्या फंक्शनल मेलिफिक होगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, ये राशियां आएंगी अगर कोई टोरस असेंडेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग प्लेसमेंट करेंगे, तो फर्स्ट हाउस में टोरस असेंडेंट की टोरस राशि आएगी, सेकंड हाउस में जेमिनाई आएगी, थर्ड हाउस में कैंसर आएगी, और इन फर्दर ऑन। तो अगर टोरस असेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो टोरस असेंडेंट के केस में अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिक क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टोरस असेंडेंट है, टोरस मतलब उसका लोड हो गया वीनस, तो असेंडेंट लोड तो जो होता है वो तो बेनिफिक है ही है। अब आता है 3 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि यानी जेमिनाई। जेमिनाई का लोड कौन है, मरकरी। तो 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउस नंबर 2 का न्यूट्रल होता है, लेकिन मरकरी के पास दूसरी भी राशि है, जो कि है त्रिकोण की राशि, केंद्र की राशि, सॉरी त्रिकोण की राशि। तो जो त्रिकोण की राशि का लोड हो गया, वो त्रिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रूल नंबर 2 था 159 के जो लोड होंगे वो भी बेनिफिक होंगे। तो मरकरी भी यहाँ पर बेनिफिक हो गया। अब आता है नेक्स्ट 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि के लिए मैंने कहा था 3, 6 और 11, 3, 6 और 11 जो है अगर हाउसेस में आएगा तो वो जो कैटेगरी हो जाएगा वो मेलिफिक की हो जाएगा। तो मून यहां पर गया मेलिफिक की कैटेगरी में। बट अगेन मून के केस में कंडीशन है, उसका ध्यान हमको रखना है, सन से कितना दूर है। अगर सन से दूर हुआ तो ये हो सकता है बेनिफिक की कैटेगरी में भी आ जाएगा, जनरली मेलिफिक की कैटेगरी में होगा, बट अगर सन के साथ पोजीशन अच्छी रही, दूर रहा, तो ये मेलिफिक की कैटेगरी का भी काम प्ले कर सकता है। अब आई बात इस वाले हाउस की 5 नंबर की। 5 नंबर जो है बेसिकली यहाँ पे इसका जो लोड है वो है सन, लियो का, और केंद्र को क्योंकि होल्ड कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिक हो गया। ठीक है, 6 नंबर की हम लोगों ने बात कर ली थी। 7 नंबर ऑलरेडी जो लग्नेश है, जो असेंडेंट लोड है वही 7 नंबर का लोड है, तो इवन दो 6 का लोड है, बट क्योंकि लग्नेश है इसलिए वीनस जो है ऑटोमेटिक बेनिफिक की कैटेगरी में आ ही गया। अब आया 8 नंबर। 8 नंबर जो है देखा जाए तो केंद्र का हाउस है, लेकिन उसके पास 12 नंबर का है घर। तो एक तो केंद्र का हाउस और 12 नंबर का है, यानी वो हो गया मार्स। तो मार्स जो है बेसिकली मैंने आपको बोला था 2, 8 और 12 के जो भी लोड होंगे वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि इसके पास केंद्र का भी घर है तो न्यूट्रल से तो थोड़ा बेटर है, बट बेनिफिक भी नहीं है और मेलिफिक भी नहीं है, तो इसको हम न्यूट्रल में रख लेते हैं। बट देखा जाए तो फिर भी बेटर है, क्योंकि ये स्पाउस वाले मारक वाले स्थान को रोल प्ले कर रहा है। तो ये आ गया मार्स न्यूट्रल में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आया मार्स के बाद में 9 नंबर की राशि, जो कि है जुपिटर की। जुपिटर के पास 8वां हाउस हो रहा है और साथ में 11th हाउस हो रहा है। 8th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल हो रहा था, 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा जाए तो मेलिफिक की कैटेगरी में आ गया। तो जुपिटर हो गया यहाँ पे मेलिफिक। अब आया सेटर्न। सेटर्न एक बहुत अच्छा कनेक्शन दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो हाउस नंबर 10 का भी लोड है और हाउस नंबर 9 का भी लोड है। हाउस नंबर 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेटर्न जो है बेसिकली बेनिफिट का काम कर देगा।
सैटर्न जो है बेनिफिक का काम कर देगा, प्लस एक और रिलेशनशिप बना रहा है कि अगर कोई भी प्लेनेट केंद्र का भी लोड है और त्रिकोण का भी लोड है, और अगर उनका कनेक्शन देता है तो वो लोड और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखा जाए तो टॉरस के केस में सैटर्न सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिक प्लेनेट का काम करेगा, क्योंकि वो केंद्र का भी लोड हो रहा है और त्रिकोण का भी लोड हो रहा है। तो सैटर्न जो है मोस्ट बेनिफिशियल प्लेनेट है फॉर द केस ऑफ टॉरस असेंडेंट। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 12 नंबर जुपिटर ऑलरेडी हो गया, और एक नंबर यानी कि एरिस यानी कि मार्स वो भी हो गया। तो इस तरीके से टॉरस के केस में वीनस, मरकरी एंड सैटर्न जो है वो बेनिफिक आए, मून जुपिटर जो है वो मेलिफिक आए, और मार्स जो है न्यूट्रल आया। और यहाँ पर सन था, तो सन भी काइंड ऑफ न्यूट्रल की कैटेगरी में ही है। सिमिलरली अगला एग्जांपल और लेते हैं, इससे एक और आइडिया आ जाएगा जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर किसी के पास केंद्र के 2 हाउस होते हैं तो वो जो कैटेगरी है वो भी मेलेफिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए अब हम लोग टॉरस के बाद में ले लेते हैं जेमिनी असेंडेंट। तो 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2। अगर जेमिनी असेंडेंट होगा तो राशियों का प्लेसमेंट इस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में। ठीक है, अब रूल नंबर 1, असेंडेंट लॉर्ड मरकरी, वो तो बाय डिफॉल्ट बेनिफिक हो गया। रूल नंबर 2 जो था 2, 8 और 12 का जो है जो होगा वो न्यूट्रल होगा, तो यानी असेंडेंट यानी कैंसर का जो लॉर्ड है मून, वो हो जाएगा न्यूट्रल, मून न्यूट्रल हो गया। फिर आया ये 3, 6 और 11, 3, 6 और 11 के केस में वो होगा मेलिफिक की कैटेगरी में। तो लियो, लियो का लॉर्ड हो गया सन। अगर ये लोड याद नहीं है तो शायद याद हो जाएंगे ओवर द टाइम प्रैक्टिस के साथ में, बट लियो का लोड सन, कैंसर का लोड मून। ठीक है, तो सन जो है वो हो गया यहाँ पर मेलिफिक की कैटेगरी में। अब आता है 6 नंबर, वो तो लग्नेश के ही पास है, इसलिए बाय डिफॉल्ट, हालांकि केंद्र के 2 घर इनके पास में आ रहे हैं, 3 नंबर का और 6 नंबर का, दोनों घर इनके पास आ रहे हैं, बट इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्नेश भी है यही है, असेंडेंट लॉर्ड भी यही है। तो ये मेलिफिक की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ओनली और ओनली बेनिफिक की कैटेगरी में काउंट होंगे। तो मरकरी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा यहाँ पे। अब आता है 7 नंबर की राशि। 7 नंबर मतलब सॉरी लिब्रा, और लिब्रा के जो लॉर्ड है वो है वीनस। तो बट ये है केंद्र का हाउस 1, 5 और 9, और केंद्र के हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, आई मीन नॉट केंद्र, सॉरी त्रिकोण के हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, ट्राइन का, त्रिकोण का, तो वो हो गया अल्टीमेटली आपका बेनिफिक। तो वीनस भी बेनिफिक हो गए। अब आया 8 नंबर, ये है मार्स का स्कॉर्पियो, जो है स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स के पास 8 नंबर भी है और 11 नंबर भी है। तो वैसे भी मैंने बोला था कि 3, 6 और 11 वाले जो होंगे वो मेलिफिक की कैटेगरी में होगा, तो बाय डिफॉल्ट मार्स जो है यहाँ पर मेलिफिक हो गया। अब आता है 9 नंबर, केंद्र की राशि है जुपिटर की, और इनके पास 12 नंबर वाला यानी 10वां नंबर का घर भी इनके पास ही है। तो दोनों केंद्र के हाउस को रूल कर रहे हैं जुपिटर, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों केंद्र के हाउस होने की वजह से इनके ऊपर दोष लग गया, दैट इज कॉल्ड केंद्राधिपति दोष। और बिकॉज ऑफ दैट जुपिटर नेचुरल बेनिफिक होते हुए भी ही विल प्ले द रोल ऑफ मेलिफिक इन दिस चार्ट। तो मरकरी के केस में जुपिटर विल प्ले फंक्शनल मेलिफिक का रोल। अब आया 10 नंबर यानी सैटर्न। सैटर्न मैंने बोला था 2, 8 और 11 का जो केस है वो तो न्यूट्रल होगा, बट 11 नंबर जो है त्रिकोण की राशि है, और 11 नंबर त्रिकोण की राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैटर्न हो गया यहाँ पर इनका फंक्शनल बेनिफिक। जुपिटर ऑलरेडी हो गया, मार्स ऑलरेडी हो गया, वीनस ऑलरेडी हो गया। तो अल्टीमेटली अगर हम जेमिनी एसिडेंट के ऊपर बात करेंगे तो मरकरी, वीनस और सैटर्न फंक्शनल बेनिफिक हो गए, जो इनकी कुंडली में इनके हिसाब से बेनिफिक का रोल प्ले करेंगे। और सिमिलरली सन, मार्स और जुपिटर जो है वो हो गए फंक्शनल मेलिफिक का रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक भी एज पर द डिफरेंट असेंडेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने एरिस की, टॉरस की और जेमिनाई की 3 की निकाली, 12 में से 3 गए, बचे 9। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग कैंसर से लेके सेजिटेरियस, कैंसर से लेके पाइसिस तक की अगर आप निकालेंगे तो सबके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे निकलेगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको समझ भी लेंगे कि गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, सो आज के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए।
यस मनमोहन सर। नाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। यस सर, बताइए सर, क्या क्वेरी है? सर इसकी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं? मिलेगी ना सर? कहाँ पे? ग्रुप्स में भी मिल जाएगी आपको। थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले बात हो रही थी, हम लोग ऐप में भी डाल देंगे जो ऐप में है, और अदरवाइज ग्रुप्स में भी मिल जाएगी। जो ग्रुप्स ज्वाइन किए ना उसमें भी मिल जाएगी, उसमें भी है ऑलरेडी। पहले डल चुकी है सर? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक डल है सर, चुकी है थैंक यू। पहले। हम्म। आप ग्रुप में या ऐप पे? ग्रुप में, अभी ऐप में डली है, अभी ऐप में भी डाल देंगे, बट अभी तक ग्रुप में ही डली है, ऐप में नहीं डली है अभी तक। ये जिसमें लिंक आ रहा है सर उसी में? हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। बाकी कोई और क्वेरी किसी की? सर आई एम न्यू और आई जस्ट वांट टू नो कि किस तरीके से ग्रुप ज्वाइन करना है। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि सर इसमें राहु और केतु मेजर रोल डिफाइन करते हैं। अभी हमने जो कुंडलियां आपने बताई इसमें ओनली द प्लैनेट्स आर देयर, सो वेयर राहु एंड केतु आर स्टैंडिंग, किस जगह पे वो खड़े हुए हैं, लाइक, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? थैंक यू। ठीक है सर। सर देखिए, राहु और केतु को लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि राहु और केतु को जनरली राशियों का यानी जोडिक साइंस का लॉर्डशिप डायरेक्टली नहीं दिया गया है। वो दो जोडिक साइन है जिसमें राशियां शेयर करते हैं। स्कॉर्पियो की जो राशि है उसको केतु शेयर करता है, और एक्वेरियस की जो राशि है उसको राहु शेयर करता है, साथ में अलोंग विद द मार्स एंड सैटर्न। तो वो शेयर करते हैं, इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता है। बाकी अभी जो हम लोगों ने फ्रेंडशिप के ऊपर बात करी थी, वहां पे तो राहु केतु को मैंने बताया था कि राहु केतु कहाँ पर आपके फ्रेंड हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में या नहीं है। और अब जब अभी नेचुरल मेलिफिक और मेनिफिक की बात करी हम लोगों ने, तो इस केस में क्या होता है ना कि राहु और केतु जहां पर बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, वहां से उनका एनर्जी आता है। उसको बोलते हैं डिस्पोजिटर, कि राहु का डिस्पोजिटर कौन है, जिस राशि में बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, राहु अगर बैठा है वर्गो साइन में, और वर्गो का लॉर्ड होता है मरकरी, तो राहु का डिस्पोजिटर हो गया मरकरी। तो मरकरी जितना पावरफुल होगा उतना ही पावरफुल राहु भी हो जाएगा, और अगर मरकरी वीक है तो राहु भी वीक है। इस तरीके से उसको हम समझेंगे आगे। बट अभी हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन शुरुआत कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने हाउसेस के बारे में पढ़ा, फिर आज हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करी। अब हम राशियों के बारे में बात करेंगे, और फिर हम राशियों के साथ साथ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। देन यू विल गेट टू नो कि राहु और केतु का रोल किस तरीके से आगे आगे चलेगा। जी ठीक है सर, बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने फ्रेंडशिप और जो उनका जो रिलेशन है प्लस उनकी जो दृष्टि है वो जो है वो किस तरह से, मतलब अगर वो इन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुई होगी जैसे आपने समझाया अभी बहुत जबरदस्त तरीके से, तो मुझे ये समझना था कि इसमें किस तरीके से वो हम उसको कंपनसेट करेंगे। सर If it's in the next session, it's okay, but just want to know for a small information. Thank you, sir. श्योर। सर देखिए, बेसिकली तो थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें थोड़ी याद करने वाली हैं, बट मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस से समझ में आने लग जाएंगी कि क्या फ्रेंडशिप है और किस तरह से काम कर रही है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होते जाएंगे ना साथ साथ, वैसे वैसे ऑटोमेटिक ग्रेस्प होने लग जाएगा वो। तो पेशेंसली अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, दो चार चार्ट्स लेके समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ग्रेस्पिंग होने लग जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू। ये अरुण सर। हेलो यस अरुण सर। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू फाइंड द असेंडिंग? असेंडेंट। सर देखिए, असेंडेंट फाइट करने का तरीका आजकल तो सबसे अच्छा है सॉफ्टवेयर्स। अभी हमको खुद को कोई दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात करी थी, हम लोगों को तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए हमको टाइम ऑफ बर्थ, दूसरा चाहिए हमको डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा चाहिए हमको प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मिल जाता है, तो हमको ओनली सॉफ्टवेयर में ये डिटेल डालनी है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर में हम लोग ये डिटेल डालेंगे, हमको ऑटोमेटिक असेंडेंट का आइडिया आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एस्ट्रो से नहीं, जो ये तो सर एस्ट्रोसेज है मेरे पास, वो तो मुझे पता है। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो ऐसा नहीं था ना, टेक्नोलॉजी नहीं था। हाँ, देन एट दैट टाइम हाउ दे आर फंडिंग? उस समय सर कैलकुलेशंस होती थी ना पूरी। सबका एक टाइमिंग का आइडिया है कि बृहस्पति को टाइम, मतलब चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, चीजों को टाइम लगाने में कितना टाइम लगता है। तो कैलकुलेशंस होती थी, पंचांग की होती थी, असेंडेंट की टाइमिंग की होती थी, सूर्य किस राशि में। तो कैलकुलेशंस करके इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस।
तो कैलकुलेशंस करके सीखा जाता था, और इट टेक्स टाइम एज वेल, मतलब महीने महीने लोगों को असेंडेंट निकाल को समझने में लग जाते थे, और तब भी एक्यूरेसी नहीं आती थी। तो वो जो सॉल्यूशन दे दिया वो हम लोगों को सॉफ्टवेयर ने दे दिया। तो असेंडेंट निकालने में दिमाग आजकल तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, अब तो बस सॉफ्टवेयर में डालना है और असेंडेंट सामने आ जाता है। तो इट मीन्स सर कि ये जो पहले काम होता था वो मैनुअली होता था और इट टेक्स टाइम लाइक मंथ्स एंड मंथ्स, ये इट डू यू मीन लाइक दैट? राइट, पहले के मतलब बहुत पहले के, फिर उसके बाद में पंचांग आ गए, मतलब एक नया आप बोल सकते हैं इन्वेंशन हो गया पंचांग या कैलेंडर्स का। तो आज से सॉफ्टवेयर तो खैर देखा जाए तो 10 साल पहले ही आए, 12 साल 15 साल पहले तो लोगों के हाथ में पंचांग होते थे, ज्योतिषियों के पास में अच्छा खासा मोटा बंडल होता था। तो वो जो पंचांग होते थे उसमें सारी की सारी कैलकुलेशंस लिखी होती थी कि इस टाइम पर यहाँ पर होगा सन, और अगर इस टाइम से इतने के बीच में कोई पैदा होगा तो वो असेंडेंट होगा। तो वो कैलकुलेशंस मेजर थी, अगले 120 साल तक की होती है, और अभी भी होती है। जो ट्रेडिशनल पंडित लोग हैं वो लोग अभी भी रखते हैं। तो अगर वो देखते हैं तो वो लोग, जो लोग मैनुअल करने वाले लोग हैं, वो अभी भी उसी तरीके से निकालेंगे, वो सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ही नहीं। बट सॉफ्टवेयर इतने एक्यूरेट आ गए हैं कि आजकल उधर डाउट हो जाता है कि उनकी एक्यूरेसी है या नहीं, पर सॉफ्टवेयर पर ट्रस्ट ज्यादा हो गया है, और सच भी है। ज्यादा ज्यादा स्पेसिफिकली काम सॉफ्टवेयर कर रहा है रादर देन मैनुअली, तो वो काम ही खत्म हो गया अब। ठीक है बट जो सर। लोग ट्रेडिशनल है वो तो अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं। सर कौन सा साइट है सर ये? एस्ट्रो एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोस, हाँ। ASTRO एस्ट्रोसेज जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट है, और अगर आपको लैपटॉप पे डाउनलोड करना है तो जगन्नाथ होरा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे काफी एडवांस है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब वो बहुत एडवांस स्टडीज के लिए, बट फ्री है और अच्छा है, ओनली फॉर डेस्कटॉप। जगन्नाथ और हाँ जी। सर एक बार जगन्नाथ थोड़ा कैसे यूज करना है एक बार दिखाएंगे कभी प्रैक्टिस में? सर वो और सर कैसे यूज ये करना है ना, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, एक नहीं, वो तो बहुत डेप्थ में है। आपको जो चीज चाहिए उस चीज को लिए अगर आप चाहें तो एक बार यूट्यूब में छोटा सा भी एक बार सर्च करेंगे ना, तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा उसमें कि कैसे यूज ये करना है। ये मतलब मोबाइल ऐप नहीं है, ये डेस्कटॉप ऐप है सर। जगन्नाथ थोड़ा डेस्कटॉप ऐप है, बट एस्ट्रोसेज ओके। मोबाइल ऐप भी है और वेब भी है। ओके सर। जाकिर जी, आपको किस ग्रुप से यहाँ का लिंक मिला है? क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप में होंगे तभी शायद आप आ पाएंगे ना यहाँ तक, या ग्रुप में नहीं है आप? मैं वीडियो देखी थी, मैं ग्रुप में गया था यूट्यूब के, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया था, तो उन्होंने कहा आप क्लास लें फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप ग्रुप में हैं इसका मतलब ना, ठीक है फिर। ओके कृति सेना के ग्रुप है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। जी। एक्चुअली सर लगन जो है वो सूर्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे आज सुबह सूर्य 6 बजे उठा तो 8 बजे तक मेष लगन में होगा। ऐसा ऐसा के 2-2 घंटे बाद बाद चेंज लगन होगा। सूर्य पर डिपेंड कर रहा है, नो डाउट, बट लगन सूर्य उदय के टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी सूर्य कौन सी राशि में है? सूर्य फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सी राशि में है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जनवरी में फॉर एग्जांपल, जनवरी में सूर्य होता है कैप्रिकॉर्न के अंदर, जब हम लोग संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति, मकर यानी कैप्रिकॉर्न। जनवरी में सूर्य कैप्रिकॉर्न में होता है। सूर्य किसी भी राशि में 30 दिन रहता है, तो सूर्य तो जो है वो 30 के 30 दिन जो है वो कैप्रिकॉर्न में रहने वाला है, ठीक है। बट लेकिन जब जिस समय बच्चा पैदा हो रहा होता है, नेटिव जो है जातक जो पैदा होता है, उस समय उस समय पर्टिकुलरली ईस्ट की दिशा में कौन सी राशि थी, उसके ऊपर उसका असेंडेंट निर्धारित होता है। अगर वो बच्चा सुबह के टाइम पर पैदा होगा, सूर्योदय के आसपास के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कैप्रिकॉर्न ही उसका असेंडेंट होगा। बट अगर वो सूर्योदय के 2 घंटे बाद हुआ, तो कैप्रिकॉर्न से जो नेक्स्ट राशि है एक्वारियस, वो एक्वारियस असेंडेंट हो जाएगा। उसके भी 2 घंटे बाद जाएगा तो फिर वो पाइसेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से है। तो सूर्य से एक आइडिया आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को आ जाता है, बट लेकिन असेंडेंट जो निकालना है वो उसकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है रादर देन सूर्य के हिसाब से, क्योंकि सूर्य तो पूरा का पूरा 30 दिन एक ही राशि में रहने वाला है। और सूर्य को जो राशि चेंज होता है उसी को तो हम लोग संक्रांति बोलते हैं। तो वो हर महीने की 15 तारीख को, जैसे आज 16 14 तारीख है, तो आज और कल में राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर अभी वो एक्स राशि में तो कल वाई में चला जाएगा, ऐसा है। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेरी? थैंक यू सर। सर मैंने अभी वो चेक किया हूँ जगन्नाथ वोरा का, लेकिन उसमें तो जगन्नाथ वोरा डाउनलोड करने के लिए
वो देता है नहीं, वो 3 ऑप्शन देता है सर। एसक्यूएल का कंप्यूटेशन टूल्स देता है, आईएसओ मार्क करके देता है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा सर। ओके। ठीक है, बाकी और कोई क्वेरी किसी की? चलिए, अगर नहीं है क्वेरी तो फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। ट्यूसडे एंड थर्सडे विल बी सेशंस, तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो बाकी के असेंडेंट्स थे हमारे फर्दर ऑन कैंसर से लेके पाइसेस तक, उसके ऊपर आप लोग एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिख के करेंगे, तो थोड़ी राशियां क्लियर हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी और कुछ समझने को मिलेगा। और बस इतना ही है। बाकी अगर हाउस लोड और राशि लोड अगर याद हो जाते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट सर। सर मुझे आप दे देंगे, थोड़ा सा हम बात कर लें। जी। तो सर मुझे जिस तरह एनरोल करना है वहाँ पे, तो वो किस तरह होगा, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में? मैं मैम को बोलता हूँ आपको ऐड करने के लिए, ग्रुप में ऐड कर देंगे वो। चलिए चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।